This is extremely and super important article. It has topics covered from GS paper 2 or governance part or ethics part and even can be quoted in essay. In December 22 में एक सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था, नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, नीरज दत्ता नाम है, नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट। This verdict, held by those who desire probity in public administration and demanded deterrent penalties from criminal activities. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिक जिस्ट ये है कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड को सेट किया इस जजमेंट के बाद। और इसमें ये मतलब है कि पहले कोई भी जजमेंट देने से पहले एक कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल जजमेंट के लिए, एक कंक्लूसिव प्रूफ जिसमें बियॉन्ड डाउट इट इज प्रूव्ड दैट द पर्सन अक्यूज्ड इज गिल्टी, ओनली देन द पर्सन इज गिवन द जजमेंट, और जो भी सज़ा होती है दैट इज़ डन आफ्टर दिस प्रोसीजर। और इसमें कभी कभी ये होता है कि जो विटनेस होते हैं वो हॉस्टाइल टर्न कर जाते हैं, या फिर उनको खरीद लिया जाता है, या उनको डरा धमका करके कोर्ट में हॉस्टाइल टर्न कर दिया जाता है, तो उसके वजह से कंक्लूसिवली प्रूव करना मुश्किल होता था। एंड क्रिमिनल केसेस में इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव कंक्लूसिव। इट वाज, बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी अब ला करके इस चीज़ को डाइल्यूट कर दिया है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द complainant either because he is dead or otherwise not traceable should not stand in the way of accepting the story of the prosecution. Prosecution witness turn hostile either because of inducement or intimidation. एक ये बहुत मस्त पॉइंट है। Legislators disregard the fact that the more you enhance penalties for criminal behavior, the higher will be the quantum of proof required by the courts to be convinced of the guilt of those arraigned before them. इसका बेसिक मतलब ये है कि लेजिस्लेचर्स कैसे पेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी को बढ़ावा देते हैं। एक पॉइंट कुछ दिन पहले देखा था जिसमें नंबर ऑफ क्रिमिनल सेक्शंस को लॉ से कम करके गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव कैसे पेंडेंसी कम करने में हेल्प कर सकती है। क्रिमिनल चार्जेस को कम करके या हटा करके लॉ में से लेजिस्लेशंस, पुराने लेजिस्लेशंस जिसमें मोस्ट मेनी थिंग्स विच आर ऑफ क्रिमिनल नेचर, उसको डीक्रिमिनलाइजेशन कहते हैं। डीक्रिमिनलाइज करके थ्रू लेजिस्लेशंस कोर्ट की पेंडेंसी को कम किया जा सकता है। दूसरा ये है कि लेजिस्लेटर्स जो भी पेनल्टीज दे रहे हैं उसको ऐसा रखें कि कोर्ट को ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े उसको सुनने में और वर्डिक्ट तक पहुंचने में। अगर बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी होगा तो प्रूफ रिक्वायर्ड भी बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा और पेंडेंसी बढ़ेगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी शोराड। डिफेंस एक्विजिशन कमिटी या काउंसिल जो है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आर्मी और नेवी में इंडक्ट करने का एक्सेप्टेंस ऑफ नोटिस हुआ है। जो भी डेवलपमेंट है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शोराड क्या है। पहले हम लोग इसको रशिया से लेने वाले थे इग्ला एस नाम से, बट फिर आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के अंतर्गत इसको DRDO से प्रोक्योर किया जा रहा है। इसके बारे में meant to kill low altitude aerial threats at short ranges. V-SHORAD is a man-portable air defense system. It is man-portable. 2 successful test flights of V-SHORAD missiles चांदीपुर में हुआ था. That's it. New development या new information with respect to जोशीमठ land subsidence issue. रीज़न ये बताया जा रहा है कि सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हुए थे नेबरहुड में। इसके अलावा देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो वेयर लैंड सब्सिडेंस इज टेकिंग प्लेस। झरिया, भुरकुंडा, कपासरा, रानीगंज एंड तालचेर, यहाँ पर कोल माइंस हैं। दिल्ली और कोलकाता में ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड फ्रॉम महसाना फॉर हाइड्रोकार्बन्स। तो देयर आर मेनी डिफरेंट रीजन्स जिसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस होता है। किंग ऑफ जोशीमठ, इसमें डिफरेंट रीजंस बताए गए हैं। एक तो ये बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो पिलग्रिमेज साइट है हिंदू एंड सिख के, उसके रूट में पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर वहाँ है। इंटरनेशनल स्कीइंग साइट औली ओवरबर्डन्ड है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा।
in zone 5 as per India's seismic zonation scheme denotes the highest risk. इसके अलावा दो थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और वैकृता थ्रस्ट के बीच में वो लाई करता है, तो इसलिए ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज़ वहाँ देखने को मिलती हैं। क्लाइमेट के हिसाब से जोशीमठ इज़ अ रीजन रिसीव्स हाई इंटेंसिटी फोकस्ड रेनफॉल। तो दे आर डिफरेंट रीजन्स। पहला है ह्यूमन मेड रीजन्स, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स वगैरह, टूरिज़्म, अपना पिलग्रिमेज साइट्स। इसके अलावा नेचुरल रीजन्स में सिस्मिक जोन्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, दो रीजन्स हुए। एक एमसी मिश्रा कमेटी थी, जो एमसी मिश्रा वाज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था उत्तराखंड, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के डीसी थे एमसी मिश्रा, और उन्होंने 1976 में ये बोला था कि जोशीमठ इज़ ऑन द डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन, hence was not suitable place for the coming up of the township. Vibrations produced by blasting and heavy traffic will also lead to disequilibrium in natural factors. रोल ऑफ एनटीपीसी ने अभी तपोवन विशुनगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो लोग, एंड 2009 में एक टनल बोरिंग मशीन पंक्चर किया था एक्वीफर को 3 किलोमीटर दूर था वो जोशीमठ टाउन से, और उसमें 700 to 800 लीटर पर सेकेंड वाटर निकला था, और कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी वाटर वहाँ से निकल रहा है। इस टनल की वजह से नीचे से एक्वीफर से वाटर ख़त्म हो गया, एंड देन इट मेड जोशीमठ मोर वल्नरेबल टू लैंड सब्सिडेंस। अगला रीज़न है चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड्स को एक्सपेंशन, चौड़ीकरण करनी है वहाँ पर। 825 किलोमीटर चार धाम हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, अनसाइंटिफिक स्लोप कटिंग हो रही है, जिसके वजह से स्लोप्स बिकम अनसस्टेनेबल या फिर वल्नरेबल टू कोलैप्स। उसमें वीकनेस आ जाती है स्लोप्स में, क्योंकि अनसाइंटिफिक स्लोप कटिंग हो रही है। इसके अलावा एक ड्रेनेज एंड वाटर डिस्पोजल सिस्टम को भी एक रीज़न माना जा रहा है, जिसमें अबाउट 85% ऑफ द बिल्डिंग्स in the town, including those owned by the army, are not connected to the sewage system, and they have soak pits instead. Cavities between soil and boulders, as well as that inadequate drainage could lead to landslides. ये मिश्रा कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया था।